जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। आज हम हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी को एक पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ाना चाहेंगे। पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में अगर मैं बात करूं तो पाषाणकालीन सभ्यता भारत के प्रागैतिहासिक काल या विश्व के प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखती है। किससे रखती है? भारत के या विश्व के प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखती है। तो पाषाण काल की शुरुआत या पाषाणकालीन सभ्यता की खोज पाषाणकालीन सभ्यता की खोज पाषाणकालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 में की गई थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता का जो नामकरण है, अगर मैं धातु के आधार पर बात करूं तो धातु के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण धातु के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण क्रिश्चियन जॉनसन के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा किया गया था। और इस सभ्यता के लिखावट के आधार पर नामकरण, अगर मैं बात करूं लिखावट के आधार पर इसका नामकरण लिखावट के आधार पर नामकरण इसके द्वारा किया गया था। लिखावट के आधार पर इसका नामकरण जॉन ब्रूस के द्वारा किया गया था। जॉन ब्रूस के द्वारा किया गया था। बिल्कुल आसान है याद करना। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, आप 20 फुट से याद रखिए कि 20 फुट 1863। फिर धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ने, जितने भी क्रिश्चियन भाई होते हैं उनका जो क्रॉस होता है, धार्मिक चिन्ह होता है क्रॉस, वो किससे बना होता है? वो एक धातु से बना होता है। तो जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो थॉमसन है वो किससे संबंधित है? वो धातु से संबंधित है। तो पाषाणकालीन सभ्यता का धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा किया गया था। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया था। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक, प्रागैतिहासिक काल का जनक इसे कहा जाता है। अदरवाइज इतिहास का जनक, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। भारत के अंदर या फिर विश्व के अंदर मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मध्य एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। पाषाणकालीन सभ्यता की हमने बात की। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी दी थी। प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ने हमें जानकारी दी थी या धातु के आधार पर इसका नामकरण किया था। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। सभ्यता का पालना मध्य एशिया को कहा जाता है। इसी प्रकार पाषाणकालीन के बारे में अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो पाषाणकालीन सभ्यता के अंदर जो इसकी समय सीमा है और इसके कितने भाग हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पाषाणकालीन सभ्यता के अंदर हम 3 भागों को पढ़ते हैं। कितने भागों को पढ़ते हैं भाई? 3 भागों में इसको बांटकर हम पढ़ते हैं। मोस्टली 4 भाग इसके रहते हैं, तो हम इसके चारों भागों को पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास की यहाँ से आपको
आपके जो भी आपका एग्जाम रहता है, या वो वनडे है या फिर आपका क्या है, या कोई भी एग्जाम आपका रहेगा, वनडे हो या 2 डे हो या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, तो उसके अंदर अगर इतिहास से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपसे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतिहास के अंदर हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में हम बांट लेंगे इसको। पहला भाग जो रहता है ये रहता है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा भाग रहता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। आगे आ जाता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर आ जाता है ताम्र पाषाण काल। क्या आ जाता है, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो इसकी समय अवधि कितनी है, ये 20 लाख बीसी से लेकर 20 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक का इसका समय माना जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के अंदर ये वो समय था जिस समय मानव अपनी प्रारंभिक चरण में था। यानी अब जो मानव था वो सिर्फ खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहा था, इधर से उधर भोजन की तलाश में जानवरों की तरह भटक रहा था। तो इस समय मानव क्या था, अखेटक था, खानाबदोश था। ठीक है, क्या था, अखेटक, अखेटक या खानाबदोश, खाद्य संग्रहक, संग्रहक, संग्रहक था। ठीक है, और क्या था, इस समय मनुष्य के द्वारा जो औजार थे वो पत्थरों के प्रयोग किए जाते थे, पत्थर के औजार थे। और औजार के रूप में सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था औजार के रूप में। औजार जो बनाए जाते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर के थे, क्वार्टजाइट पत्थर का सर्वप्रथम औजार जो बनाया गया था वो क्वार्टजाइट पत्थर का औजार बनाया गया था। किसका बनाया गया था, क्वार्टजाइट पत्थर का औजार सबसे पहले बनाया गया था। पत्थर के औजार थे, सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य के द्वारा पूरा पाषाण काल के अंदर सबसे पहले आग की खोज की जा चुकी थी, यानी सबसे पहले किया गया आविष्कार आग का आविष्कार था। किसका आविष्कार था भाई, आग का आविष्कार मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो इस समय मनुष्य के द्वारा क्या करना शुरू कर दिया था, चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। तो चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो चित्रकारी के साक्ष्य हमें मनुष्य के द्वारा पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य, पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य, चित्रकारी के साक्ष्य ये मिलते हैं हमें भीमबेटका, भीमबेटका, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। कहाँ से मिलता है, भीमबेटका से मिलता है और रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर है। अब मनुष्य अपने अगले चरण में जाना शुरू कर देगा। तो इस समय औजार प्रयोग उसने कर लिया, आग का आविष्कार कर लिया। औजार कैसा था, कुल्हाड़ी का था, क्वार्टजाइट पत्थर का बनाया गया था। और इस समय जो औजार थे वो बड़े थे, आकार में बड़े थे। आकार में बड़े होने के कारण उसे एक्रोलिथ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, उन्हें एक्रोलिथ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, औजारों को एक्रोलिथ कहा जाता था, एक्रोलिथ नाम दिया गया था। एक्रोलिथ का अर्थ होता है आकार में बड़ा। एक्रोलिथ का क्या अर्थ होता है, आकार में बड़ा। तो अब जो हम चलेंगे वो मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो मध्य पाषाण काल का समय 12,000 से लेकर ये 10,000 बीसी तक का समय रह जाएगा। ठीक है, इस समय मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया, अंतिम संस्कार की विधि अपनाई गई। क्या किया गया, अंतिम संस्कार की विधि अपनाई गई। अंतिम संस्कार की विधि अपनाई गई तो हमें किसका पता चलता है, तो हमें अस्थि पिंजरों का पता चलता है। किसका पता चलता है, अस्थि पिंजर का पता चलता है। हमें अस्थि के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं, उत्तर प्रदेश के सराय नहर से हमें किसका अवशेष का पता चलता है, किसका पता चलता है हमें,
उसके अंतिम संस्कार के यानी अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं। यूपी से सराय नहर से एक जिला हो रहा है, एक स्थान हो रहा है महोदा। महोदा से भी हमें अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। मध्यपाषाण काल के बारे में हमें जानकारी किसने दी थी? मध्यपाषाण काल के बारे में हमें जानकारी सीएल कार्लाइल के द्वारा 1867 में दी गई थी। 1867 में सीएल कार्लाइल के द्वारा हमें ये जानकारी दी गई थी। सीएल कार्लाइल के द्वारा जानकारी दी गई थी। सीएल कार्लाइल के द्वारा जानकारी हमें दी गई थी। 1867 में सीएल कार्लाइल के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी। इस समय अंतिम संस्कार हो गया अस्थि के। यूपी से हमें जानकारी मिलती है महोदा से, और 1867 में सीएल कार्लाइल के द्वारा जानकारी दी गई थी। यह था आपका मध्यपाषाण काल। अब आ जाता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो इसकी समय अवधि कितनी है? ये रहता है 10,000 से लेकर आपका 3000 BC तक। कितना? 10,000 से लेकर 3000 BC तक का इसमें समय हमें देखने को मिलता है। कितना समय देखने को मिलता है? 10,000 से लेकर 3000 BC तक का समय हमें देखने को इसमें मिलता है। कितना? 10,000 से लेकर 3000 BC तक का। इसके बारे में हमें जानकारी किसने दी थी? जॉन लुबाक के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी 1865 में। ठीक है, कब जानकारी दी गई थी? 1865 में हमें जॉन लुबाक के द्वारा जानकारी दी गई थी। पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें किसने दी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। उसके बाद मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी दी 1867 में सीएल कार्लाइल ने। फिर नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी 1865 के अंदर। किसने? 1865 में हमें किसने? जॉन लुबाक ने इसके बारे में जानकारी दी थी। अब हम चलते हैं नवपाषाण काल 1865 जॉन लुबाक। नवपाषाण काल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो नवपाषाण काल के अंदर ही मानव ने स्थायी आवास बनाया था। मानव ने स्थायी आवास बनाया था, और स्थायी आवास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मानव के द्वारा बनाया गया स्थायी आवास बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर से। चलो एक बार इसको बाद में देखेंगे पूरे के पूरे स्थल। ठीक है, मानव ने स्थायी आवास बना लिया, खेती करना शुरू कर दिया। खेती की शुरुआत हुई, पहिए की शुरुआत हुई, और संगनकल्लू एक कर्नाटक के अंदर एक स्थान है संगनकल्लू। क्या स्थान है? संगनकल्लू कर्नाटक के अंदर एक स्थान है संगनकल्लू। कर्नाटक में संगनकल्लू एक स्थान है जहां से हमें राख का टीला है उसके साक्ष्य हमें संगनकल्लू से दिखाई मिलते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। चलो इसको इरेज कर देते हैं। नवपाषाण काल को सिर्फ रख लेते हैं, है ना? नवपाषाण काल को रख लेते हैं, बाकी को इरेज कर देते हैं। नवपाषाण काल, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था? खेती की शुरुआत हुई थी। मानव ने स्थायी आवास बना लिया, पहिए का आविष्कार हो गया, मृदभांड का आविष्कार हो गया। किसका? मृदभांड का यहाँ पर खोज हो गई। अब भोजन शुरू कर लिया, तो भोजन पकाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी, तो उसने बर्तनों का यूज करना शुरू कर दिया। तो पशुपालन के साक्ष्य में यहाँ से मिलना शुरू हुए। किसके? खेती करेगा तो क्या करेगा? पशुपालन करेगा। पालन का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? पशुपालन का साक्ष्य हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, और कहां से? बागोर राजस्थान से। बागोर
राजस्थान से। अभी आप एक बात देखिए, पशुपालन है, पशुपालन के बिना यानी जब मनुष्य कृषि करता है तो मनुष्य का यानी आदम, मनुष्य के द्वारा पशुपालन के बगैर जीवन अधूरा है। तो पशुपालन का साक्ष्य हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से, इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। चिरांद बिहार से, कहां से? चिरांद बिहार से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं? चिरांद से हमें क्या साक्ष्य मिलता है? हड्डियों के औजारों का प्रचुर मात्रा में मिलते हैं साक्ष्य। हड्डियों के औजार प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। चिरांद बिहार से हमें हड्डियों के साक्ष्य प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए। चिरांद से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हड्डियों के औजार प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से मिलते हैं। अब कृषि की हमने बात की थी, तो कृषि की हमने जब बात की थी तो कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुई? नवपाषाण काल में हुई। कहां पर? मेहरगढ़ के अंदर। कहां पर? मेहरगढ़ के अंदर। मेहरगढ़ है कहां पर? यह आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपका मेहरगढ़ पड़ता है। मेहरगढ़ के अंदर हमें 7000 ईसा पूर्व, 7000 BC के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। और अगर आपसे पूछे कि कृषि सबसे पहले किन दो पहाड़ियों के बीच में हुई थी, तो कृषि सबसे पहले किरथर और सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के बीच हुई थी। किरथर, सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के बीच सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी। इसके बीच सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के बीच खेती की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। बुरज़ोम जम्मू कश्मीर, क्या है? बुरज़ोम जम्मू कश्मीर। बुरज़ोम जम्मू कश्मीर से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है बुरज़ोम से। और हमें क्या प्राप्त होता है? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का। और हमें क्या प्राप्त होता है? बुरज़ोम से ही हमें गर्तावास मिला है। गर्तावास मिला यानी गड्ढा बनाकर बनाया गया घर। गर्तावास, गड्ढा बनाकर बनाया गया घर के साक्ष्य में कहां से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं बुरज़ोम से। कहां से मिलते हैं? बुरज़ोम से हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आता है गुफ कराल, ये भी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। गुफ कराल क्या आता है? गुफ कराल। तो गुफ कराल से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। गुफ कराल से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड होता क्या है? मिट्टी के पकाए हुए बर्तन मृदभांड कहलाते हैं। गुफ कराल से मृदभांड का साक्ष्य मिलता है। गुफ कराल को क्या कहा जाता है? गुफ कराल को कुम्हार की गुफा कहा जाता है। गुफ कराल को क्या कहा जाता है? कुम्हार की गुफा कहा जाता है। यहां से अलंकृत हार्वेस्टर मिला है। अलंकृत हार्वेस्टर के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। हालांकि हार्वेस्टर हमें बुरज़ोम जम्मू कश्मीर से भी मिलता है और बुरज़ोम जम्मू कश्मीर से हमें मानव के साथ कुत्ते व मानव के साथ भेड़िए दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। और गुफ कराल से हमें अलंकृत हार्वेस्टर देखने को मिलता है। अलंकृत हार्वेस्टर में कहां से देखने को मिलता है? तो गुफ कराल से देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। दमदमा हरियाणा वाला दमदमा नहीं, दमदमा एक अलग स्थान है। और आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि दमदमा कहां पर है। दमदमा से हमें क्या प्राप्त होता है? 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। 3 कंकाल प्राप्त होते हैं। युगल समाधि का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? पाषाणकालीन युगल समाधि का साक्ष्य हमें दमदमा से मिलता है। इसी प्रकार मानव ने सबसे पहले किसका खोज की थी? आग की खोज की थी। सबसे पहले किस पत्थर का प्रयोग किया था? क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया था। मध्य पाषाण काल के अंदर वो चरट पत्थर का प्रयोग करेगा। उसके बाद पत्थर हो गया। सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया गया था? कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। तो इसी प्रकार आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था?
कमेंट करके आपने कमेंट बॉक्स में आपने डालना है कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अमेजिंग क्लासेस के लिए आप हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।